हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं करियर के बारे में जो बात कर रहा हूँ कि सारे आजकल हमारे सारे बच्चे और सारे पेरेंट्स फिक्रमंद होते हैं कि हमारे बच्चों को किस करियर में भेजा जाए। तो मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि बच्चों को करियर को चूज़ करने के लिए आप जो है ना प्रॉपर जो है करियर गाइडेंस उसका कीजिए। तो करियर गाइडेंस के लिए जो 10th तक तो बच्चे सारा चीज़ सेम पढ़ते हैं, 10th के बाद बाइफर्केशन होता है। तो जनरली मैं इनक्रेज करता हूँ कि आप 8, 9, 10th यानी 8, 9th में ही बच्चों को इतना ये कर लीजिए कि 10th करने के बाद वो किस फील्ड में जाए। तो जनरली जो प्रीफर्ड में सबसे ज़्यादा कुदरती तौर पर हर एक इंसान के अंदर में कुछ सलाहियत है और हर एक इंसान के अंदर में अपनी कुछ कैपेबिलिटीज़ है। तो जनरली मैं कहता हूँ कि चूज़ योर करियर अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज़। दोनों चीज़ का कम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है और उसमें इंटरेस्ट यानी कि कैंडिडेट का इंटरेस्ट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका बच्चा 10th करने के बाद, जैसे कि बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं 10th के बाद जो है ना, बहुत सारे ITI कोर्सेज होते हैं, उसमें बहुत सारे ट्रेड्स हैं, उसके बाद डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, उसके बाद 11th में है आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है। तो प्रॉपरली उसके इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसको मॉनिटर कीजिए और प्लस करियर के बाद जिस जॉब में जाना चाहता है तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो एक तो सबसे पहले उसका जो इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज, दोनों चीज़ इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज है। बस जैसे कि बहुत सारे बच्चों को IAS की तैयारी करने का मन होगा तो उसका इंटरेस्ट के साथ साथ कैपेबिलिटीज़ भी देखने की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे अगर मेडिकल की तैयारी करना चाहता है तो उसका कैपेबिलिटीज़ भी देखने की ज़रूरत है कि उसके अंदर में इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज़ है कि नहीं है। बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहता है, लॉ करना चाहता है, दोनों का कम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर बहुत सारे जो देखा गया कि रिसेंट केसेस में जो देखा है कि बहुत सारे बच्चों का जो ड्रॉप आउट्स रेट्स हैं, जो कामयाब नहीं हो पाए, बहुत सारे बच्चे बहुत ज़िंदगी के बहुत क्रूशियल टाइम IAS की तैयारी में गंवा दिए और कुछ नहीं बन पाए। बहुत सारे बच्चे स्टेट सर्विस की तैयारी किए, कुछ नहीं कर पाए। बहुत सारे बच्चे जुडिशियल सर्विस की तैयारी किए, कुछ नहीं कर पाए। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे मेडिकल की तैयारी किए, बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी किए, बहुत सारे बच्चे इसके किए। तो उसके पीछे देखा गया है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व, जो ये कम्बिनेशन है उसका जो इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज, इसको ध्यान नहीं रखा गया है। अगर प्रॉपरली उसको अगर मॉनिटर अगर किया गया होता तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि है कुदरती तौर पर इनबिल्ट। बहुत सारे बच्चों को जो है ना फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा मन होता है तो फोटोग्राफी में भी करियर बना सकता है। बहुत सारे बच्चे जर्नलिज्म की तरफ अगर उसका मन है तो उसके तरफ अगर उसको भेजें तो उसमें करियर बना सकता है। बहुत सारे लोगों को और भी मतलब मॉडलिंग भी एक करियर है। तो मतलब अगर देखा है तो करियर का मतलब सिर्फ जो है ना डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट बनना नहीं। मतलब कोई भी काम ऐसा जिस काम से आप 2 पैसा रोजी करते हैं, दैट इज द करियर। और एक चीज़ ये है कि भाई छोटे छोटे कोर्सेज भी हैं। हम लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे कोर्सेज को इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो ITI कोर्सेज होता है जिसमें बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, डिप्लोमा होता है उसमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं, उसके अलावा बहुत सारा सर्टिफिकेट कोर्स होता है और बहुत सारा क्या कहते हैं जो ट्रेनिंग के कोर्सेज होते हैं। इसमें भी ये है, यानी कहने का मतलब यू हैव टू डेवलप योर स्किल। अगर आपके पास PhD की डिग्री है और आपके पास स्किल अगर नहीं है तो बेकार है। तो इसलिए मैं सारे बच्चों को इनक्रेज करता हूँ कि आप जो है ना अपने अंदर में जो है ना स्किल को डेवलप कीजिए। चाहे छोटा भी कोर्स, आप 10th करने के बाद भी बहुत सारे जॉब्स हैं। अगर देखिएगा तो ज़्यादातर जॉब जो है ना 10th के बाद निकलता है, ITI के बाद निकलता है, डिप्लोमा वालों को होता है छोटे छोटे चीज़ों में। और किसी ने कहा था, एक सेठ ने, चाहे 30 बड़ी 100 छोटी भी गई, के फिक्र में रोटी भी गई। उसमें लंबा चौड़ा शेर है। तो भाई छोटी भी चीज़ों को भी ये है, भाई अपने आप को छोटा सा कोर्स कर लेते हैं, चले जाते हैं, अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, फिर आने वाले जनरेशन को स्टेबल कर सकते हैं। और प्लस अगर वहाँ भी रह करके अगर आप ITI करने के बाद किसी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर लेते हैं तो फिर वहाँ भी रह करके +2 कर सकते हैं, +2 करने के बाद ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग किए हैं, आगे भी ये करते हैं। तो उसको इग्नोर नहीं करना है। तो वो चीज़ होता क्या है कि बच्चों का जो है ना क्या कहते हैं कैपेबिलिटीज़ को जज नहीं किया जाता। उस चीज़ के लिए मैं इनक्रेज करता हूँ कि अगर आपका बच्चा जिस फील्ड में करियर बनाने के लिए चाहे तो माता पिता टीचर के साथ साथ, ये तो स्टेक होल्डर्स होते हैं। जनरली जो स्टेक होल्डर्स बच्चों के होते हैं, पेरेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स। वो हमारे बच्चों को डेविएट करते हैं कि तुम्हें IAS की तैयारी करना है, तुम्हें इंजीनियरिंग की तैयारी करना है, तुम्हें मेडिकल की तैयारी करना है। तो माता पिता के अलावा भी भाई बहन होता है, रिश्तेदार होते हैं, समाज के लोग होते हैं, उसके अलावा टीचर भी होते हैं। तो उसके अलावा मैं ये कहता हूँ, इनक्रेज करता हूँ कि कोई बच्चा अगर IAS की अगर तैयारी करना चाहे तो IAS से उसका इंटरेक्शन कराइए। ही कैन जज, वो जज कर सकता है कि इसके अंदर में रियली इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज है कि नहीं है। कोई बच्चा मेडिकल की तैयारी करना चाहता है, किसी डॉक्टर से उसका जो नीट क्वालिफाई करके जो ये किया है, जो रिसेंटली है, उनसे उसका इंटरेक्शन कराइए। जो बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है, जो JEE क्वालिफाई करके ये कर रहा है, उसका इंटरेक्शन कराइए। सिमिलरली जो जर्नलिज्म की तरफ जाना चाहता है, अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट्स है उसका जो है ना इंटरेक्शन कराइए। और प्लस आज के टाइम में एक्सपर्ट करियर काउंसलर की भी ज़रूरत है, करियर काउंसलर से भी उसका इंटरेक्शन कराइए।
तो इन सारे चीज़ों का प्रॉपर कम्बिनेशन अगर होगा तो ड्रॉप आउट रेट्स कम देखा जाता है। उसके अलावा फर्दर बात आती है, जब आपने चूज कर लिया कि मुझे फलाने कोर्स में करना है और फलाने जॉब में अगर जाना है, तो फिर आगे आपका जो है ना प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट्स। फर्स्ट यू हैव टू चूज योर क्या कहते हैं कोर्स, देन यू चूज योर इंस्टीट्यूट को भी प्रॉपर सिलेक्शन करने की जरूरत है। उसके बाद आप दाखिला लीजिए, दाखिला लेने का प्लानिंग और टारगेट ये रखिए कि भाई दाखिला लेने का जिस कोर्स में हम ये करते हैं, आगे फिर वहां पर भी कम्पिटेटिव की एग्जामिनेशन की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बच्चे पहले अभी +2 करते हैं, तो +2 करेंगे, फिर नीट की तैयारी करेंगे, +2 करेंगे, फिर जेई की तैयारी करेंगे, +2 करेंगे, प्लस के फिर क्लैट की तैयारी करेंगे। सिमिलरली क्या ग्रेजुएशन करते हैं, सोचते हैं कि मैं ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, फिर बाद में यूपीएससी की तैयारी करूंगा, स्टेट सर्विस की तैयारी करूंगा, जुडिशियल सर्विस की तैयारी करूंगा, कैट की तैयारी करूंगा। ऐसा नहीं है, मतलब प्रॉपर वहीं से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और लास्ट में अगर आपके अंदर में इंटरेस्ट है तो हायर एजुकेशन को भी चूज कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों। ये अगर इस चीज को अगर प्रॉपरली किया जाए तो ड्रॉप आउट रेट्स कम देखा गया है। और बाकी मैं बच्चों से भी इंकरेज करता हूं कि भाई अब डोंट डेविएट फ्रॉम इंटरेस्ट। अगर मेडिकल की तैयारी करनी है तो गार्जियन को आप कहिए। गार्जियन को कहने के लिए टीचर का भी सहारा ले सकते हैं, उसके फ्रेंड का भी सहारा ले सकते हैं। इट हैज बीन ऑब्जर्व, इट हैज बीन, ये देखा गया है कि भाई हमारे पेरेंट्स जो है ना हमारे बच्चों को जो है ना अपना प्रॉपर्टी समझ करके रगड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे नबी ने भी, मैं सारे पेरेंट्स के बारे में बात नहीं करता हूँ कि कुछ पेरेंट्स जो डिक्टेटरशिप वाला, जनरली जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले जो होते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा बेटा आईएएस बने, वो चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, वो चाहते हैं कि मेरा बेटा लॉयर बने। तो वो उसका मकसद ये नहीं होता कि मेरे बाप का बेटा कामयाब हो। उसका मकसद ये होता है कि अब वो बेटा से क्रेडिट ले पाए, वो बेटी से क्रेडिट ले पाए। इस तरह के, जैसे कि मैं आजकल जो बात कर रहा हूँ, जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले जो बढ़ रहे हैं, वो जीना हराम कर देते हैं, बेटा का जीना हराम कर देते हैं, बेटी का जीना हराम कर देते हैं, भाई का, बहन का, समाज के सारे लोगों का। तो हमारे बच्चों के करियर को चूज करने में कुछ वो होते हैं, वो पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, इस तरह के कुछ भी लोग हो सकते हैं। किसी की बात को नहीं सुनना, अपने दिल की बात को सुनना है। आपका इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, आपका जेई की तैयारी करना चाहें तो बिल्कुल अपनी बात को मजबूती के साथ रखिए। नीट की तैयारी करना चाहते हैं, मजबूती के साथ अपनी बात को रखिए। आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, मजबूती की से अपनी बात को रखिए। जुडिशरी से तैयारी करना चाहते हैं, मजबूती से अपनी बात को रखिए। जर्नलिज्म की तरफ जाना चाहते हैं, मजबूती से अपनी बात को रखिए। और पेरेंट्स से भी, दूसरी तरफ मैं पेरेंट्स से भी कहता हूँ, हमारे बच्चों की जिंदगी को आप मत छीनिए। ठीक है, आप पेरेंट्स हैं, ऊपर वाला ने आपको माता पिता बनाया है, बहुत ज्यादा आपका दर्जा दिया गया है, लेकिन आप उसके जो इंटरेस्ट है उसको छीनने का अधिकार नहीं है। हमारे नबी भी कहा है कि आप अपने औलाद को इज्जत दीजिए, अपने औलाद का क्या कहते हैं पसंद का ख्याल रखिए। और मानवाधिकार भी यही कहता है कि आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पढ़ेंगे, किनसे शादी करेंगे। तो हम सारे बच्चों से मैं कहता हूं कि आप अपने करियर को चूज करने में किसी की बात को मत सुनिए, अपनी बात को रखवाइए। दूसरा, शादी करने में भी अपनी बात को रखवाइए। भाई सब किसी का अपना अपना पसंद है। हर लड़का का पसंद है कि किस लड़का से शादी करेगी, हर लड़का का पसंद है किस लड़की से शादी करेंगे। तो यहां पर जो है इट हैज बीन ऑब्जर्व, देखा गया है कि पेरेंट्स का जो ना बहुत बड़ा रोल होता है, उसको करियर को चूज करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। पेरेंट्स का रोल होता है, लड़का या लड़की का, उसके पसंद का शादी करवाने में। इस चीज के लिए मैं पेरेंट्स से भी कहता हूं और सारे स्टेक होल्डर से भी कहता हूं कि कोई पेरेंट्स इस तरह का जो है अपनी बात को मनवाने के लिए वो इस तरह से करते हैं। भाई कोई भी पेरेंट्स, मैं सारे पेरेंट्स के बारे में बात नहीं करता हूं, कुछ पेरेंट्स जिसको अपने बच्चों से प्रेम होगा, वो अपने बच्चों के जज्बात का ख्याल रखेगा, अपने बच्चों के जज्बात के हिसाब से करियर चूज करने के लिए देगा, अपने बच्चों के जज्बात के हिसाब से उसको लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए देगा। वो ऐसा होता है जनरली, जो 98% पेरेंट्स जो होते हैं वो जो अच्छे होते हैं, जो अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, अपने बेटा से प्रेम करते हैं, अपनी बेटी से प्रेम करते हैं। लेकिन ऐसा भी बहुत देखा गया कि 2% जो केसेस जो देखा गया है, बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं बिल्कुल अपने आप को जो है ना खुदा समझते हैं और हमारे बच्चों के जज्बातों को कुचल देते हैं, उसे प्रॉपर्टी समझ करके जो है कि बेचने का कोशिश करते हैं कि शादी करवाने में जो है वही शादी करवाएंगे जहाँ वो पसंद करेंगे। और देखा गया कि बहुत सारा आजकल जो आता है कि भाई क्या कहते हैं, बच्चों में लड़का ने क्या कहते हैं सुसाइड कर लिया, लड़की ने सुसाइड कर लिया। बहुत सारा इसमें देखा है कि लड़का ने किसी से लड़की से शादी कर लिया तो उसको दहेज उत्पीड़ित में जला दिया गया। बहुत सारा जो है ना क्या कहते हैं बच्चों को मार दिया गया, ऑनर किलिंग, ये सारी चीजें आती है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रांगली इंकरेज करता हूं मैं बिल्कुल। अगर ह्यूमन राइट को अगर देखा जाए तो, अगर देखा है मानव अधिकार के बारे में अगर बात किया जाए तो हमारे नबी ने 1400 साल से पहले कुरान में साफ लफ्जों में क्या कहते हैं, हर एक आदमी हक़ुल इबाद, हक़ुल्लाह के अलावा हक़ुल इबाद, हर एक इंसान के हकूक के बारे में वाज़ह तौर पर बयान कर दिया गया है कि अगर अब पिता का हक है तो बेटा का भी हक है, माता का हक है तो क्या कहते हैं बेटा का भी हक है, पिता का हक है तो बेटी का भी हक है, बेटी का भाई का हक है तो बहन का भी हक है, पति का हक है तो पत्नी का भी हक है, रिश्तेदार का हक है, समाज के पड़ोसियों का, सारे चीजों को वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया गया। लेकिन विडंबना यह है कि आजकल हमारे जो मौलवी लोग हैं, मुफ्ती लोग हैं, सारे नहीं, कुछ लोग क्या वालिदैन को जो है ना भगवान बना दिए हैं,
क्या कहते हैं, माता पिता को भगवान बनाया, औलाद के हुकूक के बारे में बात नहीं किया जाता है। हमारे कुरान में साफ कहा गया कि अपने औलाद को कहा गया है, वालिदैन को कहा गया अपने औलाद को इज्जत दो। अपने औलाद को इज्जत, कितने लोग अपने औलाद को इज्जत देते हैं? ज़्यादातर लोग प्रॉपर्टी समझते हैं, कुछ ये लोग। तो मैं सारे लोगों को, धर्मग्रंथ लोगों के मैं कहता हूँ कि अगर आप वालिदैन के हुकूक के बारे में वाज़ेह तौर से बयान कीजिए तो औलाद के हुकूक के बारे में वाज़ेह तौर से बयान कीजिए। पति के हुकूक के मतलब शोहर के हुकूक के बारे में वाज़ेह तौर से बयान कीजिए, तो बीवी के हुकूक के बारे में वाज़ेह तौर से बयान कीजिए। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, कई साल में देखा गया है कि माता पिता के हुकूक के बारे में ज़्यादा बात की जाती है, औलाद के हुकूक के बारे में कम बात की जाती है। पति के हुकूक के बारे में ज़्यादा बात किया जाता है, पत्नी के हुकूक के बारे में कम बात की जाती है। मैं सारे लोगों से इंकरेज करता हूँ, जो जितने भी धर्म ग्रंथ है, सारे भी धर्म ग्रंथ में सारे लोगों के हुकूक के बारे में बात किया गया, उसको बैलेंस तौर पर उसको प्रोपेगेट किया जाना चाहिए। बाकी मानवाधिकार के बारे में भी प्रोपेगेट किया जाना चाहिए कि हर एक इंसान का, किसी भी इंसान का मानवाधिकार का वायलेशन ना हो। है मतलब जैसे कि है कि भाई वालिदैन के बारे में है कि ठीक है, मैं बच्चों से भी कहता हूँ, लड़कों से भी कहता हूँ, अपने वालिदैन के हुकूक के बारे में जानिए, और पेरेंट्स से भी कहता हूँ कि अपने बच्चों के हुकूक के बारे में भी जानिए आप, कि उसके सामने में क्या करना है। जब दुनिया में आता है तो सबसे पहले एक लड़का को कहा गया है कि आप नेक और साले लड़की से शादी करें, लड़की को कहा गया है कि आप नेक और साले इससे शादी करें ताकि नेक और साले औलाद पैदा हो। तो सबसे पहले नेक और साले तो अपने आप को कहा गया है। और औलाद के हुकूक के बारे में बहुत स्पेसिफिक चीज़ है, वो तो आएगा शादी होगी, शादी होने के 9 महीने के बाद कम से कम, उसके बारे में पहले ही कहा दिया गया है कि भाई आपको अच्छा नस्लें चलानी है, तो नस्लें चलनी है तो आपको नेक रहना है और बच्चों को नेक रहना है। कितने पेरेंट्स अपना नेक रहते हैं? आजकल हमारे बच्चों पर थोप दिया जाता है कि बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को कंसंट्रेशन नहीं बन रहा पढ़ाई में। कैसे कंसंट्रेशन बनेगा आपको? क्योंकि जो रिसर्च ये कहता है कि 85% ब्रेन डेवलपमेंट 6 साल तक होता है, और 6 साल तक वो बच्चे जो सीखते हैं आपके एक्टिविटी से सीखते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से। आप अगर झूठ बोलेंगे बच्चा झूठ बोलना सीखेगा, आप गिवत करेंगे बच्चा गिवत करना सीखेगा, आप बहतान फैलाएंगे बच्चा बहतान फैलाना सीखेगा, आपके दिल में लालच होगा बच्चों के दिल में लालच होगा, आप क्या कहते हैं हिंसा करेंगे बच्चा हिंसा करना शुरू करेगा, आप गाली गलौज करेंगे बच्चा गाली गलौज करना शुरू करेगा, आप अहंकारी होंगे बच्चा अहंकारी होगा, आप सेल्फिश होंगे बच्चा सेल्फिश होगा, आप डिसऑनेस्ट होंगे बच्चा डिसऑनेस्ट होगा। देयर इज अ रिप्लिकेशन। तो हमारे बच्चे में वो सारी चीज नहीं आया। जैसे डगलस साहब ने कहा था इट इज इजियर टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन देन टू रिपेयर अ ब्रोकन मैन। नाउ इट इज द अर्जेंट नीड ऑफ टाइम। क्योंकि हमारे बच्चों का जो है लर्निंग प्रोसेस, जो सीखता है, जो आदाब सीखता है, जो हकूक ये सीखता है, वो सारा चीज पेरेंट्स से सीखता है। तो हमारे बच्चों को टू प्रिपेयर अ स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन वी हैव टू बिल्ड क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स ऑल्सो। हमारे पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं कहना चाहूँगा सारे लोगों को, और जो खासतौर से जो जिला विधिक प्राधिकरण की तरफ से जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है, कि पेरेंट्स को भी क्या कहते हैं काउंसलिंग किया जाए, पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के हुकूक के बारे में बताया जाए। और साथ साथ बच्चों से भी कहता हूँ कि आप लोग भी पेरेंट्स के बारे में भी जानिए। पति से भी कहता हूँ कि शादी करने के लिए जाए, बल्कि मैं तो यह तक कहता हूँ जिस तरह से करियर गाइडेंस ये होना चाहिए, उससे कि शादी के बारे में भी करियर क्या कहते हैं गाइडेंस होना चाहिए। शादी करने से पहले एक लड़का को लड़की के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, और लड़की को लड़का के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। एक लड़का को पत्नी के हुकूक के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, प्लस एक लड़की को शोहर के हुकूक के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्लस पेरेंट्स से भी ये कहता हूँ कि बच्चा शादी करने से पहले अगर एक दूसरे को देखने के लिए जाए तो देखने के जाने एक दूसरे से बात करे, दिल खुल करके बात करे, एक दूसरे को समझने का कोशिश करे। और उसके लिए जो है जो एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जो पर्सनालिटी अलग अलग पर्सनालिटी होता है, एक लड़का को भी चाहिए कि उसको अपना पर्सनालिटी टेस्ट करवाए, लड़की को भी चाहिए कि पर्सनालिटी टेस्ट करवाए, और जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलकर के दोनों का एक ये लिया जाना चाहिए, इससे होना चाहिए। और बाकी मैं इंकरेज करता हूँ कि भाई अगर बच्चे अगर स्टूडेंट लाइफ में आप पढ़ाई भी करते हैं तो पढ़ाई करने में भी आप शादी कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे IITs है, NITs है, बाजबता उसमें मैरिज इंस्टॉल होता है, शादी करके भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो करियर मतलब मैं ये कर रहा था कि करियर चूज करने के लिए आपका जो है जो बाधा जो उत्पन्न करता है, चाहे आपके माता बाधा उत्पन्न करती है, आपका पिता भाई बाधा उत्पन्न करता है, आपके क्या कहते हैं भाई बाधा उत्पन्न करता है, आपके रिश्तेदार बाधा उत्पन्न करते हैं, या समाज के लोग बाधा उत्पन्न करते हैं। दीज आर द मेन फैक्टर्स। क्योंकि इट हैज बीन ऑब्जर्व, जो बच्चों से अगर पूछा जाता है कि आपने करियर क्यों चूज किया, कि पिता के कहने पर, माता के कहने पर, समाज के लोगों के कहने पर, भाई के कहने पर, बहन के कहने पर, दैट इज नॉट द कोर क्राइटेरिया। कोर क्राइटेरिया इज दैट कि आपका मन क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके अंदर में कैपेबिलिटीज क्या है। अगर ऐसा चीज करके अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं है। और बाकी आप लोग मैं इनकरेज करता हूँ कि भाई आप क्या कहते हैं
क्या कहते हैं अच्छा से अच्छा करें। मैं तो सारे लोगों से कहता हूँ कि अब सारे लोग क्या कहते हैं आप ग्रेजुएशन कीजिए। ग्रेजुएशन करने में अब सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप होगा। लेकिन ग्रेजुएशन करने में मैं जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं मैं उनसे कहता हूँ कि ITI है, डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट कोर्स है उनको भी करके जो है ना आप अपना पोजीशन फिक्स कीजिए और साथ में रह करके ग्रेजुएशन कीजिए। ग्रेजुएशन करने के बाद क्या कहते हैं UPSC की तैयारी कीजिए, IAS बनिए, IPS बनिए, एलाइड सर्विसेज में जाइए, प्लस स्टेट सर्विसेज की भी तैयारी कीजिए। वो सब करने में मैं इंकरेज करता हूँ कि आपका हो या ना हो, आपका इस वजह से मैं कहता हूँ कि नाउ इज द टाइम फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इज द मोस्ट अर्जेंट नीड ऑफ टाइम। आज के टाइम में हर एक इंसान के अंदर में, हर एक नागरिक के अंदर में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की सख्त जरूरत है। आप जब IAS की तैयारी करते हैं बहुत सारा चीज पढ़ना पड़ता है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना पड़ता है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता है, ह्यूमन राइट पढ़ना पड़ता है, मैथ पढ़ना पड़ता है, साइंस पढ़ना पड़ता है। ये सारा चीज का सख्त जरूरत है। साइकोलॉजी पढ़ना पड़ता है और करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है। दैट इज अर्जेंट नीड ऑफ टाइम। जनरली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया है कि आदमी के अंदर में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन नहीं होने की वजह से आगे चल करके उसको जीने में बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये मैं इनकरेज करता हूँ। और साथ साथ जो जैसे कि बहुत सारे कुरिकुलम में आ गए हैं, बहुत सारे कुरिकुलम में आ रहे हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन में, जैसे कि आपको क्या कहते हैं अपने स्टडी के साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बारे में आपको जानना है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, महिलाओं का अधिकार, मानव अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी। अच्छे स्वास्थ्य में जो बताया कि मैं फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। उसके अलावा क्या कहते हैं आपको क्लाइमेट एक्शन मतलब पर्यावरण के बारे में भी जानकारी जरूरी है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से बढ़ रहा है, क्लाइमेट को हम लोग जिस तरह से प्रदूषित कर रहे हैं, पॉलीमर और प्लास्टिक का जिस तरह से यूज कर रहे हैं, तो 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री का सेंटीग्रेड में अगर बढ़ गया तो भी प्रलय आ जाएगा, पूरा पृथ्वी जो है पानी से जलमग्न हो जाएगा। तो उसके बारे में भी पर्यावरण को भी दूषित ना करें, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर एयर पोल्यूशन है तो आपको पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, वाटर में पोल्यूशन है आपको पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। तो ये हमको भी हम सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि हमको क्या कहते हैं पर्यावरण को भी प्रोटेक्ट करें। उसके वाला क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्योंकि जल ही जीवन है। आपका जो है ना 75% जल जो आपका पृथ्वी में उसका आपको बॉडी का जो कंस्टिट्यूएंट है 75%। और ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द क्या कहते हैं इन द मीडिया वाटर इज द मीडियम। अगर आप दवाई भी बनाने के लिए जाते हैं, अगर मैन्युफैक्चर कंपनी है तो वो दवाई क्या कहते हैं पानी में ही बनता है, पानी का ही यूज किया जाता है उसको बनाने में। शुगर इंडस्ट्री में अगर देखा जाता है पानी का यूज किया जाता है। आप नहाते हैं, खाते हैं, खाना बनाते हैं, सारा चीज में पानी का यूज होता है। प्लस आपको जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमारे पास होता है, कोई भी ड्रग लेते हैं, कोई भी दवाई लेते हैं, कि कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो परफॉर्म होता है उसका मीडियम आपका पानी का है। पानी का बहुत बड़ा रोल है और पानी को भी स्वच्छ क्या कहते हैं क्लीन, मतलब उसको क्लीन रखने की जरूरत है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि रिसर्च ऐसा हो कि भाई आप टारगेट रखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को, जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में वाटर केमिस्ट्री में अगर काम करते हैं, मैं सारे लोगों को इंकरेज करता हूँ एक डिस्ट्रिक्ट को टारगेट रखिए और डिस्ट्रिक्ट में वाटर प्यूरिफिकेशन करने के लिए कोशिश कीजिए। क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में है वाटर में जो कंटामिनेंट हैं, जो अलग अलग जो पार्टिकल्स हैं, रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स हैं या माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं जो कि हार्मफुल, जो लेड पॉइजनिंग है या आर्सेनिक पॉइजनिंग है, जिसकी वजह से हेल्थ में बुरा असर पड़ता है और हेल्थ में जो सारा मेंटल हेल्थ में भी बुरा असर पड़ता है। तो इन द मीन टाइम एजुकेशन का मतलब सिर्फ जो है ना क्या कहते हैं इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और क्या कहते हैं प्रोफेसर बनना नहीं। सबसे पहले हम लोगों को एक अच्छा इंसान बनना। अच्छा इंसान बनने का मतलब आपके जात से किसी भी इंसान को जो है ना नुकसान ना हो, आपके जात से पर्यावरण को नुकसान ना हो, आपके जात से जो है ना पानी दूषित ना हो, आपके जात से जो है ना क्या कहते हैं वो सारा चीज, दैट इज द होलिस्टिक विजन ऑफ लाइफ। यही मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि क्या कहते हैं कि अलग अलग चीजों के बारे में एजुकेशन लें, उसको इंप्लीमेंट भी करें, अपने अंदर में लेकर के आए। और किसी ने कहा था कि द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द ह्यूमन रेस इज ह्यूमन रेस इटसेल्फ। अगर देखा जाए कि हमारे अंदर में अगर देखा जाए तो हम डॉक्टर बन गए हैं, लेकिन क्या हम डॉक्टर के अंदर में अगर जो डॉक्टर जो यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज अगर उसके अंदर में नहीं है, यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज इज फॉर ऑल, हर एक आदमी के लिए। और एकड़ा जो कहा गया कि पढ़ो, पढ़ो का मतलब क्या होगा, ह्यूमैनिटी को पढ़ो, इंसानियत को पढ़ो। और जितने भी धर्म ग्रंथ की किताबों को अगर देखें तो हर चीज में ये सारा यूनिवर्सल मोरल वैल्यू जो कॉमन, जो 12, 13, 14, 15 है, सब हर जगह कॉमन है। तो इन सारी चीजों की सख्त जरूरत है। तो आप एक अच्छा डॉक्टर बनिए, साथ साथ जो है ना आप ईमानदार डॉक्टर बनिए, आप ब्यूरोक्रेट्स बनिए, क्या कहते हैं ईमानदार बनिए। ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, महात्मा गांधी ने भी कहा था। तो ऑनेस्टी के लिए है कि वी नीड ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स, वी नीड ऑनेस्ट टेक्नोक्रेट्स, वी नीड ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, वी नीड ऑनेस्ट क्या कहते हैं डॉक्टर्स, वी नीड ऑनेस्ट एकेडमिशियंस, वी नीड ऑनेस्ट ऑल, मतलब सोसाइटी, पूरे सोसाइटी में ऑनेस्टी की जो है सख्त जरूरत है अभी। तो ये भी जरूरी है। तो ऑनेस्टी आपके अंदर में आना चाहिए कि सबसे पहले ऑनेस्टी के साथ साथ आप अपने आप को जज कीजिए कि मैं नीट की तैयारी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, जेई की तैयारी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, IAS की तैयारी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मैं जुडिशियल सर्विस की तैयारी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। और उसके अंदर में करने के अंदर
हमारे अंदर में सलाहियत होनी है कि नहीं है। यू आर द बेस्ट। हम तो कहता हूं कि बी द फॉलोअर ऑफ योर ओन थॉट्स। किसी को फॉलो मत कीजिए, अपने थॉट्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपके बारे में आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। और अपने आप को अकेले एक टाइम दीजिए, अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। इंट्रोस्पेक्शन इज नीडेड। आधा घंटा 1 घंटा अकेले बैठिए, अपने बारे में सोचिए, अपने अच्छाइयों के बारे में सोचिए, अपने बुराइयों के बारे में सोचिए। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, तो परफेक्शन टुवर्ड्स परफेक्शन। आपके अंदर में इंट्रोस्पेक्शन में कोई चीज अगर बुरी बात अगर आती है तो बुराइयों को खत्म करने का कोशिश कीजिए, अच्छाई को लाने का कोशिश कीजिए। अगर गोल अगर फिक्स करते हैं तो गोल फिक्स करने का, तो यू शुड फिक्स योर गोल इन द अर्ली स्टेज। आपका 10th 9th 10th में ही गोल फिक्स हो जाना है कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है। तो आईएएस की तैयारी करने के लिए आप कीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, साइंस में जाना चाहते हैं, जेई की तैयारी करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, इंजीनियर करते करते आईएएस निकाल लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 11th आर्ट्स रखते हैं, आर्ट्स रखने के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद आईएएस बन करके निकल जाते हैं। ये इट हैज बीन ऑब्जर्व। तो प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग इज नीडेड। तो प्रॉपर प्लानिंग के लिए जो है ना, बिल्कुल डोंट डेविएट फ्रॉम योर इंटरेस्ट। बिल्कुल डेविएट नहीं करना है आपको। क्या होता है कि इसलिए मैं कहता हूं कि आपको अपने आप को सशक्त करना है, क्योंकि क्योंकि आप हैं, और आपको ऐसा सशक्त बन जाइए फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, कि कोई भी आदमी आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। क्योंकि इट हैज बीन ऑब्जर्व, बहुत सारे बच्चों को कहा जाता है, उसके दर्दनाक कहानी होती है कि सर मैं तो क्या कहते हैं डॉक्टर मेडिकल की तैयारी करना चाहता है, पेयर प्रेशर, मतलब पेरेंट्स, मेरे पिता चाह रहे थे कि आईएएस की तैयारी करो, आईएएस की तैयारी करने के चक्कर में बहुत टाइम खराब करती है। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि भाई मैं तो क्या कहते हैं इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन माता हमको क्या कहते हैं डॉक्टर देखना चाह रहे थे, उसकी वजह से अपना जिंदगी हम कुर्बान करती है। क्या कहते हैं, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि भाई भाई बहन की वजह से मैंने अपना करियर चूज किया। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि समाज और सोसाइटी के लोगों को बना। बिल्कुल नहीं, किसी का नहीं सुनना है, अपना सुनना है। अपना आपके बारे में आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता है। आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद अपने बारे में ये कीजिए, और दुनिया का प्रभाव मत कीजिए। क्योंकि होता क्या है कि दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि करियर चूज करने के बारे में जो ही 9th 10th में होता है, हमारे बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। एक तो सबसे पहले उसके दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि मैट्रिक करना जो है ना, आपको पहाड़ तोड़ने के बराबर है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। एक पार्ट है भाई, जिस तरह से आप 1 क्लास पास करते हैं, 2 क्लास पास करते हैं, उसे 10th पास कीजिएगा। एक मतलब अननेसेसरी जो है ना इतना डाल दिया जाता है कि कह नहीं सकते हैं। बिल्कुल एक प्रेशर जो होता है, एक सोशल प्रेशर होता है, परिवार के लोगों का प्रेशर होता है, और एक होता है कि प्रेशर देने का तो आपको इतना ज्यादा केयर किया जाता है ना, उसकी वजह से भी प्रेशर हो जाता है। तो बिल्कुल प्रेशर फ्री रही है। दूसरी बात ये होने के बाद वहां पर तो होता है कि भाई अपने बच्चों का लोगों को परेशानी नहीं होता है, पड़ोस के लोगों को, समाज के लोगों का, दूसरे के बच्चों के बारे में आएगा, आकर के बोलेगा आपका बेटा क्या करेगा, आपका बच्चा बेटे क्या करेगी, अरे इसको तो ये करने के लिए गई, उसको ये करने के लिए, उसको ये करने के लिए। भाई साहब आज के टाइम में जो है ना, आप किसी को बोल दीजिए कि मुझे मेरा बेटा का एडमिशन कराना है, या आप भी जाकर के बोलिए मुझे एडमिशन करना है, तो आपको मशवरा देने वाला जो 1000 आदमी मिल जाएगा। जाओ तुम बीटेक कर लो, जाओ तुम इंजीनियरिंग कर लो, जाओ तुम क्या कहते हैं मेडिकल कर लो, जाओ तुम आईएएस कर लो, जाओ तुम जुडिशरी की तैयारी कर लो, मतलब बिना मतलब का। या दूसरी बात पूछिए किसी को, डॉक्टर बीमारी अगर है जाकर के पूछिए तो आपको जो है ना बोल देगा फलाना डॉक्टर के पास जाओ, फलाना डॉक्टर के पास जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। बिल्कुल बहुत ज्यादा एग्रीगेशन होता है। तो आप लोगों को इससे भी प्रोटेक्ट करना है। तो मैं बताया क्या क्या करना है। नंबर 1, चूज योर करियर अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज। नंबर 2, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, डोंट डेविएट फ्रॉम योर इंटरेस्ट। क्योंकि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि इंसान को उसी फील्ड में काम करना चाहिए जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट हो, तो आप थकेंगे नहीं। और होता है हॉबी के मुताबिक, बहुत सारे बच्चों को हॉबी होता है, मतलब एक जो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, किसी को ह्यूमैनिटीज पढ़ने का मन है, किसी को सोशियोलॉजी पढ़ने का मन है, और उसका इंटरेस्ट अगर है तो सोशियोलॉजी पढ़ता जाएगा, अच्छा करता चला जाएगा उसका। किसी को केमिस्ट्री पढ़ने का अगर उसका इंटरेस्ट है तो केमिस्ट्री में वो अच्छा कर सकता है। किसी को सिमिलरली, अगर जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो तो आप मेहनत करेंगे तो आप थकेंगे नहीं। बिल्कुल इसको बिल्कुल गांठ बांध करके रखिए आप, इससे बिल्कुल डेविएट नहीं करना है। और बिल्कुल अगर वहां अगर बात आती है तो अपनी बात को मजबूती के साथ रखिए। अगर पेरेंट्स अगर डिस्टर्ब करते हैं, आप टीचर से बात कीजिए, करियर काउंसलर से बात कीजिए, और किसी लोगों का सहारा लीजिए। बिल्कुल अपनी बातों को रखिए, क्योंकि बिल्कुल आपको दबना नहीं है, आपके मानवाधिकार का वायलेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कि आप एक अच्छे जो है करियर काउंसलर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको ये करता है कि प्लस जिस फील्ड में आप करियर बनाना चाहते हैं उसके एलुमनाई से बात कीजिए। आप जो आप अगर मेडिकल करना चाहते हैं तो जो मेडिकल क्वालिफाई किया है, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं जो इंजीनियरिंग क्वालिफाई किया है, जो लॉ कलर की तैयारी करना चाहते हैं उसका ये कीजिए। और क्या कहते हैं, उसके अलावा जो है प्रॉपर मतलब कोर्स को सेलेक्ट करने का, तो प्रॉपर इंस्टीट्यूट का भी सिलेक्शन आपको होना चाहिए कि टॉप 10 मैं बता चुका हूँ कि वर्ल्ड का जो रैंकिंग है, और अलग अलग इसका भी बताऊंगा। और उसके अलावा अगर हायर स्टडीज में भी अगर जाना चाहते हैं, मास्टर डिग्री और पीएचडी भी
करना चाहता है उसको भी आप प्रीफर कर सकते हैं। ये चीज करने का वो जो कम्बिनेशन आपका ये अगर ये करके आगे बढ़ते हैं तो मैं इंकरेज करता हूं कि जो बच्चे 10th करते हैं तो 10th करने के बाद ITI करने के बाद भी उसमें बहुत सारे जॉब्स होते हैं। ITI के बेसिस पर रेलवे में, इंडियन रेलवे में, डिफेंस में, एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में बहुत सारा जॉब निकलता है। डिप्लोमा करते हैं, डिप्लोमा अभी हर जगह जो PSUs है, जो NTPC है, ONGC है, BEL है, SNEL है, GAIL है, SEL है, उसमें भी आपको जॉब मिलता है। इवन का सर्टिफिकेट कोर्स के भी जॉब मिलता है। उसके बाद 10th के बेसिस पर भी जॉब निकलता है। इन सारी चीजों को भी इग्नोर नहीं करना है। अब जो मतलब ये करके बिल्कुल अर्ली जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं भाई 10th करने के बाद क्या कहते हैं आप 1 साल 2 साल के अंदर में जॉब आप पा सकते हैं। उसके अलावा जो है जो +2 करते हैं, +2 के बेसिस पर भी बहुत सारा जॉब्स है, वो जॉब को भी अवेल करना है। SSC है और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इवन के जो साइंस बैकग्राउंड के होता है तो उसमें जो पैरामेडिकल कोर्सेस हैं उसमें करने का था। और बाकी जनरली +2 करने के बाद जनरली जो आर्ट्स बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं, जो लोग क्या करते हैं क्लेट की तैयारी करते हैं, लॉ की तरफ वो जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को क्या कहते हैं वो फैशन डिजाइनिंग की तरफ जाने का मन आता है तो NIFT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, उसके तरफ भी लोग जाते हैं। बहुत सारे लोगों को क्या कहते हैं जो कॉमर्स की तरफ भी आप जा सकते हैं, उसमें भी अच्छा करियर ऑप्शन है तो उसमें भी ये कर सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई आप डिस्कट मत होइए, क्योंकि ये चीज देखा गया कि ये वायलेशन है। इट हैज बीन ऑब्जर्व, जो बच्चे अगर ITI करते हैं तो उसको ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं दिया जाता है। जो डिप्लोमा करते हैं डिप्लोमा के कंपैरिजन में ITI को कम इंपोर्टेंस दिया जाता है। बीटेक के कंपैरिजन में डिप्लोमा को कम इंपोर्टेंस दिया जाता है। उसी तरह से PhD के कंपैरिजन में मास्टर डिग्री को कम इंपोर्टेंस दिया जाता है। भाई सारा चीज इक्वल है। आपको मैं बता रहा हूं ना कि मानवाधिकार ये कहता है कि आप किसी भी कोर्स में ये करते हैं तो वायलेशन नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो आप कुछ भी करते हैं, आप ITI करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, बीटेक करते हैं, मास्टर करते हैं, PhD कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मैं लोगों से भी कहता हूं कि भाई आप अपना दिल छोटा मत कीजिए और समाज के लोगों से भी कहता हूं प्लीज डोंट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ दियर क्या कहते हैं कोर्स ऑप्शन। उसके आप नहीं कर सकते हैं। ये हमारा मानवाधिकार ये कहता है कि किसी आदमी के पॉलिटिकल एफिलिएशन पर, किसी आदमी के क्या कहते हैं मजहब पर, किसी आदमी के जाति पर, किसी आदमी के पसंद पर आप जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो दिल छोटा नहीं करना है आप लोगों को, जनरली ये देखा जाता है। तो +2 करने के बाद भी बहुत सारे क्या कहते हैं तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप आर्ट्स भी रखते हैं तो दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। कॉमर्स में भी रखते हैं तो दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। और साइंस रखते हैं और क्या कहते हैं तो होता है जनरली ये समाज ही है ना, जो साइंस रखता है, मेडिकल की तैयारी करता है उसको ज्यादा अप्रिसिएशन दिया जाता है, जो आर्ट्स या कॉमर्स रखते हैं उसको कम अप्रिसिएशन दी जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कर सकते हैं कि मतलब +2 में आपका इंटरेस्ट अगर आर्ट्स में तो आर्ट्स में एडमिशन लीजिए, आपको कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो कॉमर्स में लीजिए। उसके बाद भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। जनरली आप लोगों को मैं बता दूं, जो बच्चे मेडिकल की तैयारी करते हैं, मेडिकल करने के बाद और क्या कहते हैं IT इंजीनियरिंग करने के बाद जो IAS की जो तैयारी करते हैं, आर्ट्स का सब्जेक्ट लेकर के IAS निकलते हैं। ज्यादातर जनरली ज्यादातर IITians निकालते हैं, MBBS वाले निकालते हैं IAS, IPS जो इलाइट सर्विसेज हैं या HR सर्विसेज हैं, तो वो लोग आर्ट्स का सब्जेक्ट को रखते हैं। तो ये है। और जनरली कॉमर्स में भी अच्छा करियर ऑप्शन है ये होने की। उसके अलावा कलेक्ट की तैयारी करते हैं, जो लॉ जुडिशरी सर्विस की तरफ जाते हैं। हम तो कहते हैं कि लॉ मतलब क्या कहते हैं, लॉ के बारे में जानकारी एक इंडिविजुअल होने की जरूरत है। कलेक्ट की तैयारी करने का लॉ कर लेते हैं, लॉ करने का जुडिशरी सर्विस की तैयारी डे 1 फर्स्ट डे से भी आप जुडिशरी सर्विस की तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा कहने का ये है कि टाइम को खराब मत कीजिए आप। अगर 10th के बेसिस पर आपको जॉब करना है तो 10th से पहले ही 19 से तैयारी शुरू कर लीजिए। 10th करने के बाद जो है 10th के बेसिस पर जॉब खोजना शुरू कर दीजिए। अगर आप ITI के बेसिस पर जॉब करना चाहते हैं तो ITI में जो फर्स्ट ईयर में 2 साल का कोर्स होता है उस वक्त तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ITI करने के 1-2 साल में जॉब ले लीजिए। डिप्लोमा करना चाहते हैं, डिप्लोमा के बेसिस जॉब कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में ये कर सकते हैं। +2 में अगर आर्ट्स रखते हैं, साइंस रखते हैं, कॉमर्स रखते हैं, कुछ भी रखते हैं तो उसमें भी आप वहाँ +2 से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आप आगे जाकर के जॉब है तो जॉब या फिर अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। तो जनरली जो साइंस बैकग्राउंड के जो होते हैं, जो मैथ रखते हैं तो JEE की तैयारी करते हैं, तो भाई आप डे 1 मतलब +2 फर्स्ट मतलब +2 से ही आप JEE की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जो बायोलॉजी रखते हैं तो बायोलॉजी करने वाले जो नीट की तैयारी करते हैं वो डे 1 से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। उसके अलावा अगर नहीं आता है तो बहुत सारा जो पैरामेडिकल कोर्सेज है वो भी कर सकते हैं, बहुत सारा अल्टरनेटिव मिल जाता है। उसके अलावा अगर नहीं होता है तो मैं हमारे बच्चों को इनकरेज करता हूं कि नीट की तैयारी करने के चक्कर में, JEE की तैयारी करने के चक्कर में, क्लेट की तैयारी करने के चक्कर में, या फिर जो NIFT का जो ये टेस्ट की तैयारी करने के चक्कर में बहुत ज्यादा टाइम खराब मत कीजिए आप। 1 साल 2 साल टाइम ये कीजिए। उसके बाद अल्टरनेटिव ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। जैसे कि अगर आप MBBS में नहीं होता था BDS कर सकते हैं, उसमें नहीं होता था पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं। बहुत सारा फिजियोथेरेपी है आजकल, फिजियोथेरेपी में अच्छा करियर ऑप्शन है। उसका ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, उसमें भी अच्छा करियर ऑप्शन बना सकते हैं। उसके अलावा जो BSc होता है, BSc अलग अलग ब्रांचेस में आप कर सकते हैं। उसके अलावा BA होता है, BCom होता है, उसमें भी आप लोग करियर बना सकते हैं।
इट हैज़ बीन ऑब्जर्व, बहुत सारे बच्चे देखा गया कि मेडिकल की तैयारी करने के चक्कर में, इंजीनियरिंग की तैयारी करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा वक्त खराब कर लिया। बाकी उसका अल्टरनेटिव बहुत सारे बच्चे जो ग्रेजुएट कोर्सेज में करके जो ये करके आगे तक मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद भी करियर ऑप्शन खुल जाता है। और बाकी जब आप ग्रेजुएशन में अगर आ जाते हैं तो ग्रेजुएशन में फ्रॉम द डे वन वहाँ पर भी आपका गोल फिक्स होना चाहिए कि भाई ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे स्टेटिस्टिक्स की तैयारी करनी है, ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे क्या कहते हैं जुडिशरी सर्विस की तैयारी करनी है, ग्रेजुएशन करने के बाद मैनेजमेंट की तरफ जाना है, ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे क्या कहते हैं आईआईटी में जाना है। तो अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं। तो आप ग्रेजुएशन करने के बाद जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, जो स्टेट सर्विसेज है उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा जो बैंक पीओ का जो तैयारी करते हैं उसका भी तैयारी कर सकते हैं। इंडियन रेलवे में जो होता है उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। एसएससी जो ग्रेजुएट लेवल होता है उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। फ्रॉम ग्रेजुएट मतलब फ्रॉम द डे वन, मतलब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से ही उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि दो बातें हैं, एक एकेडमिक जो आप एकेडमिक के लिए ये करते हैं, प्लस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। जैसे कि प्लस टू में जो बच्चे प्लस टू करते हैं, प्लस टू करने के बाद नीट की तैयारी करते हैं, जेई की तैयारी करते हैं, क्लेट की तैयारी करते हैं। उसी तरह से ग्रेजुएशन में जो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद फिर अलग अलग जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है। तो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत सारा जो है, जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज है, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो होते हैं, उसके अलावा जो मेडिकल बैकग्राउंड के जो होते हैं कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज है, उसके अलावा एसएससी कंबाइंड क्या कहते हैं ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है, उसके अलावा क्या कहते हैं जुडिशरी सर्विसेज एग्जामिनेशन है, स्टेट लेवल पीसीएस है, इंडियन नेवी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। ये सारा ये कीजिए, मतलब कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये फिर आगे जाने के बाद अलग अलग इसमें करते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे जो बीटेक करते हैं, बीटेक करने के बाद आगे फर्दर हाई स्टडीज करते हैं, गेट की तैयारी कीजिए। तो गेट की तैयारी बड़ा मस्त है, गेट के बेसिस पे आपको जॉब भी मिल सकता है अलग अलग जो पीएसयूज में जो क्या कहते हैं जो है, एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, गेल है, सेल है, वेल है, ये सारा चीज़, और वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। उसके अलावा जो बच्चे मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो बीटेक मतलब ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से कैट की तैयारी शुरू कीजिए और आईआईएम में मैनेजमेंट में एडमिशन लेने का कोशिश कीजिए आप लोग।